स्टार्ट करने वाले हैं। मेजरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है देन, तो उसका नाम है नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो है हमारा चार्ज है, करंट, वोल्टेज क्या होता है, पावर, एनर्जी, ओम्स लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, केवीएल केसीएल रूल्स, वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, ये सब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम चार्ज। इसमें देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आर द इलेक्ट्रिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, चार्ज आर द इलेक्ट्रिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स। तो इसमें ये अपनी बॉडी ये है, इसके में क्या होता है कि चार्ज आएंगे, चार्जों की वजह से ये वाली बॉडी क्या एक फील करेगी, एक फोर्स फील करेगी, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। ओके, अब इसके कुछ की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम से, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, चार्ज को, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। चार्ज आर कन्वर्ज्ड, मतलब ये है कि इनको इकट्ठे समराइज कर सकते हैं, मतलब पूरे जितने भी चार्ज होंगे ना किसी भी क्लोज लूप, उसमें इससे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे Q1 प्लस, जैसे इसमें Q1 है, Q2 है, अलग अलग जगह दे रखी है, तो सबकी जो वैल्यू है ना उनको सम करके एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं चार्ज आर क्वांटाइज्ड एंड इसमें देखते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन का अगर अपन चार्ज के फॉर्म में अगर उसके वैल्यू को कंपेयर करें तो कितनी वैल्यू है, ये हमें डायरेक्ट कुछ चीज़ हमें डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी इस चीज़ में। तो इस चीज़ में है कि वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 10⁻19 कूलाम्स। ठीक है, और कूलाम्स मतलब क्या है, इसमें ये यूनिट ऑफ चार्ज की है। इसको जो अपने पास चार्ज है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू NE। व्हाट इज E? E है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और N है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो 5, और जो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है -1.6 10⁻19 कूलाम। ओके, अगर ये वैल्यू किस में है, मतलब यूनिट किस में, कूलाम में, अगर इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे अपन तो कैसे कर सकते हैं, इस वैल्यू को नीचे भी इधर भेज देंगे, तो 1/-1.6 10⁻19। ठीक है, तो इसको अगर अपन इससे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, +6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हमें क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट कि एक कूलाम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कितने होंगी, उसको वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी एक कूलाम के फॉर्म में तो होगी मतलब -1.6 10⁻19 कूलाम में, और अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पूछेंगे तो हमारे पास होगी 1 कूलाम इक्वल टू 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ तक डिस्कस कर लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या दे रखा है, हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय 5000 इलेक्ट्रॉन्स। 5000 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर चार्ज की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो चार्ज के फॉर्म में हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये कितने हैं 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इनसे, कितना इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, बन गई -1.6 10⁻19 कूलाम पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, -8.01 10⁻16 कूलाम्स। ओके, ये कैलकुलेट करके भी खुद भी देख लेना एक बार, और जो इनकी कैलकुलेशन है वो खुद भी करो साथ साथ में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू -3.04 कूलाम ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखना है, तो एक कूलाम की वैल्यू कितनी है, 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ना, जैसे कि ये अपन पास वैल्यू दे रखी है, जैसे कितनी है, ये अपन कूलाम फॉर्म में लेंगे तो 1/-1.602 10⁻19, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली 1/, इसको लिख सकते हैं 6.28 10⁻18। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 एंड 10⁻18 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में वो आएगी 2 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल होता है, ये हमारा है केरला PSC में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इसमें होता है Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो किसके फॉर्म कितना इक्वल आएगा, ये इस A पॉइंट IT के। ठीक है, इसको अपन इसका आंसर को भी देखते हैं,
इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कौन सी, बेस, दैट कॉज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, दैट्स वाई इट कीप इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से ये क्या रखता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्यू का फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू आई टी, और क्यू का जो अपने पास यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ओके, तो इसका आंसर क्या है, ए पॉइंट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे करंट, ठीक है। तो इसमें करंट की हम सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें इसकी यूनिट क्या है, इसको अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टाइप करंट कितने टाइप के होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि करंट क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अपने पास जो चार्ज है ना उसके फ्लो को चेंज कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, ये दे रखें, ये कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो अपने पास चार्ज ऑफ फ्लो है ना, ये किसमें चेंज ऑफ चार्ज होता है ना, तो चेंज ऑफ चार्ज लिखते हैं अपना डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें एक रेंज के फॉर्म में, अगर क्यू अगर डायरेक्ट अपन को चार्ज दे रखा है, कोई चार्ज की वैल्यू कि 3 कूलाम है, 4 कूलाम, तो एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर वो चेंजेबल है जैसे कि 3 कूलाम्स टू 6 कूलाम, तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है, इसकी क्या यूनिट है, इसकी करंट की यूनिट है एम्पियर, ठीक है। और इसको अगर हम क्यू अपॉन टी के फॉर्म में लिखेंगे तो कूलाम की क्या है, मतलब क्यू की चार्ज की क्या है कूलाम, और टाइम पे क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसको हम एम्पियर को जो करंट है ना उसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कूलाम अपॉन सेकंड, ठीक है। ये भी याद रखना, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर इसको मतलब इसके डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कूलाम अपॉन सेकंड, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट इसका यूनिट होती है एम्पियर, ओके। अब नेक्स्ट है हम कि करंट कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। टाइप ऑफ करंट, करंट होते 2 टाइप के, डीसी करंट एंड एसी करंट। अब डीसी करंट क्या है, करंट विच इज़ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। जैसे कि टाइम जहाँ पे 0 होगा तब भी करंट इतना ही है, टाइम 1 है तो भी करंट इतना ही है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कौन सा है, डीसी करंट। और ये कौन कौन से होते हैं डीसी में, अपन जो बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी है, अपन बेल्डिंग में यूज़ करते हैं वो भी डीसी करंट होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में यूज हो रही है ना करंट, वो भी कौन सा करंट होता है, डीसी करंट, ओके। अब देखते हैं सेकेंड, एसी करंट। एसी करंट क्या होता है, करंट विच वेरी साइनोसॉइडली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हमारे टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रही है। देखो ये वाला यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे कितनी है 0, देन इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर पीक पे पहुँच गई, फिर डिक्रीज होती जा रही है, फिर एक टाइम बाद वो 0 हो गई वापस, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो मतलब एसी में क्या हुआ है, एक मतलब ये किसमें वेरी करती है साइनोसॉइडली, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में ये टाइम है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ है एसी की, रेफ्रिजरेटर है हमारा, वॉशिंग मशीन है, और अपने पास जो हाउस होल्ड के जितने भी अप्लायंस वगैरह है ना उसमें कौन सी करंट यूज कर रहे होते हैं अपन, एसी करंट, ओके। अब कुछ टर्मोलॉजी फैक्ट है वो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना। देखो, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलाम को हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल से वो निकल रहा है इन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इट प्रोड्यूस, कितना क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, तो क्यू अपॉन टी, क्या है ये फॉर्मूला किसका, आई का, तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके। स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जो अपन की कभी ये पूछ लिए क्वेश्चन में कि अपने करंट की स्पीड बोल दिए कि स्पीड, तो हमारे पास डायरेक्ट अगर स्पीड नहीं दे रखी होती है तो हमें पता, ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारे पास करंट की स्पीड होती है ना वो हमारी लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। और हमारी लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻18 मीटर सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की क्या डायरेक्शन होती है। जैसे कि हमने बात यहाँ पे एक डीसी ये ले लिया, डीसी की कोई बैटरी ले ली है, तो यहाँ से देखो करंट की सप्लाई हो रही है कि हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इंटर कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट हमारा इंक्रीज मतलब निकला है यहाँ से, तो करंट जा रहा है, ये वाला ये लूप है, तो करंट जा रहा है इससे इधर की साइड में, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन अपोज, और जो करंट का जो पाथ होता है ना उसको अपोज करता है या उसके अपोजिट में क्या बोलते हैं फ्लो करता है, कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा करंट इधर आ रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये चीज़ हमें डिस्कस कर दी कि जो करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन है ना उसका अपोजिट करता है कौन, करंट डायरेक्शन। तो एक दूसरे के ये अपोज में होते हैं, जैसे अगर करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा, अगर करंट इधर की साइड होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर की साइड होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे
जैसे कि अपन पास एक कोई देख लीजिए, जैसे ये ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई अपन पास एक कोई भी हमें एक एलिमेंट है, उसके दो टर्मिनल है ए और बी। तो अगर यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसका करंट किधर फ्लो होगा, यहाँ से इधर की डायरेक्शन से। अगर हमारे पास ये वाला करंट इसमें आ रहा है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन का करंट ये है, अगर इधर से कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका करंट ये वाला है, ठीक है। अब ये देखो कि अगर दो करंट है, जैसे एक करंट I1 इधर से जा रहा है और I2 इधर से जा रहा है, वैल्यू तो इक्वल होगी दोनों करंटों की, बट जो उनका साइन होगा ना वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि I1 इक्वल टू माइनस I2, या इसको लिख सकते हैं I2 इक्वल टू माइनस I1, ओके। तो माइनस क्या शो करता है इस चीज़ में, तो माइनस साइन बिफोर ए करंट इज यूज टू डिनोट इस डायरेक्शन ओनली। तो ये माइनस जो शो कर रहा है ना, वो क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि I1 जहाँ से आ रहा है ना उसके अपोज में आ रहा है कौन, I2, या I2 जिधर से आ रहा है उसके अपोज दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है कौन, I1, ओके। अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ए रेटिंग ऑफ सेल और बैटरी इज मेजर्ड इन, किसी भी बैटरी और सेल की जो रेटिंग है ना वो किससे मेजर करते हैं। आई को कैसे लिख सकते हैं अपन, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। अगर हमारे पास क्यू को लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, मतलब अगर इसको यूनिट फॉर्म में इसमें लिखेंगे तो ये एम्पियर हो गया, कूलाम और हावर आ गया, ठीक है। टाइम को अगर घंटे में लिखेंगे तो हावर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो कोई भी बैटरी वगैरह की वो जो यूनिट होती है या मेजर करते हैं उसमें कूलाम फॉर्म में करते हैं, उसमें कितने चार्ज है, ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर हावर। तो कभी भी हमें क्वेश्चन आएगा कि कोई भी सेल या बैटरी को किस में लिखते हैं, AH में, ठीक है। बैटरी इज चार्ज बाय, बैटरी किसके द्वारा चार्ज होती है, वो हमेशा DC करंट से, AC से कभी चार्ज ही नहीं होगी। एक साइड से चार्ज होगी, दूसरी साइड से डिस्चार्ज होगी अगर AC यूज करेंगे तो, ठीक है। तो हम इसे बैटरी में कौन सा यूज करते हैं, AC DC का यूज करते हैं। और सेल ऑफ रेटिंग ऑफ द सेल और बैटरी की रेटिंग किस में माप शो होती है, वो होती है एम्पियर हावर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म, हमारा जो करंट होता है ना वो हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, फेस टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू फेस। ये क्वेश्चन देख इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में आया 2015 में। अब देखो ये चीज़ें मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन तुम्हारे अपने जो एग्जाम्स होती है ना उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर होगा A, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। अभी हमने इसकी सारी डेफिनेशन चीज़ें देखी है इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखते हैं यहाँ पे कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब चेंज ऑफ चार्ज अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। और ये दोनों द पावर, द क्वेश्चन पहला पॉइंट है, द पावर दैट मूव द इलेक्ट्रॉन, कोई पावर है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करती है, नो। रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, कि रैंडम मूवमेंट थोड़ी है, अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होंगे, जो अपन ने देखा था, ठीक है। थर्ड है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, नो, ये कोई डिफरेंस के बीच में दो पोलों के बीच में कोई डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यस ये ट्रू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 हॉर्स पावर में, अगर ये क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया हमने एनर्जी, बट एक बार डायरेक्ट देख लेते हैं कि 1 HP कितने के बराबर होता है, 746 वाट, ठीक है। अगर इसको वॉट में मेजर करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। इसका क्या आंसर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 हॉर्स पावर 1 HP में कितना आएगा, 746 वाट, ओके, ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है ये कि एम्पियर सेकंड इज ए यूनिट, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, एम्पियर और सेकंड, ठीक है। अब ऐसी कहाँ कौन सी चीज़ अपन ने देखी थी, तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं, IT, ठीक है, IT लिख सकते हैं, Q इक्वल टू Q इक्वल टू है I और T है, ठीक है। तो I को क्या लिखेंगे, एम्पियर, और T को क्या लिख सकते हैं, हावर में। तो अगर बैटरी की बात है तो वो हावर में मेजर होती है घंटे के हिसाब से, बट वैसे टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकंड, ठीक है। तो इसको सेकंड, तो एम्पियर सेकंड इज यूनिट, किसकी यूनिट है, ये चार्ज की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर V, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, देख Q इक्वल टू IT, यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकंड, ओके।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट है, ये हमारा क्वेश्चन आया आरआरबी जेई में 2000, ये क्वेश्चन आया है हमारा आरआरबी जेई 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, एंड अपने राजस्थान जेई डिप्लोमा वाले में आया है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है डायरेक्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो इनको याद। तो इसका अपन पास इलेक्ट्रिक करंट का क्या बोलते हैं, यूनिट क्या है, फेराडे, फेराडे होती है हमारी किसकी, कैपेसिटर की, न्यूटन किसकी होती है, फोर्स, कूलाम किसकी होती है, चार्ज, एंड एम्पियर किसकी होती है, करंट की। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये वाला। ये वो आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको भी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द टोटल चार्ज इंटरिंग इन ए टर्मिनल इज गिवन, अगर क्यू कितना दे रखा है, क्यू इक्वल टू 5 sin 4 pi t मिली कूलाम, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, क्यू। कैलकुलेट द करंट, इसमें करंट को कैलकुलेट करना है जब टी टाइम कितना दे रखा है, टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ओके, तो अपन क्यू आई को कैसे लिख सकते हैं, अब इसमें चेंज फॉर्म में, तो डी क्यू अपॉन डी टी ये लिख सकते हैं। अब क्यू की जगह अपन पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 sin 4 pi t, तो इसमें लिखें डी अपॉन डी टी, अपॉन क्वेश्चन में है 5 sin 4 pi t और 10 पावर 3, क्योंकि वो हमें मिली वो दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos 4 pi t, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 pi और 10 पावर -3। ओके, अगर अब यहाँ पे हम पुट करेंगे टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5, इसको यहाँ पुट करेंगे ना टी को 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, और 2 पाई का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 4 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा ना करंट का, वो आएगा, ये देख लो, 31.4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 पावर -3, तो इसका आंसर आएगा 62.83 मिली एम्पियर, ठीक है, एक बार चेक कर लेना खुद, एक बार कैलकुलेशन सॉल्व करके। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इसमें पूछना क्या जा रहा है, ये डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग ए टर्मिनल कितने सेकंड से, बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, कितने सेकंड से, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। इफ करंट पासिंग द टर्मिनल, करंट कितना है, आई इक्वल टू 3t²। अपन कैसे लिखते हैं, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें चार्ज पूछा है, अपन आई को कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और अपन से पूछा क्या है, चार्ज, ठीक है, तो चार्ज को लिखेंगे, अगर इनको अपन डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, अगर हमारे पास ये पूछा है तो इधर इस टी टाइम को इधर भेज देंगे, तो क्या टाइम को इधर भेजने के बाद क्या आ जाएगा, आई डी टी इक्वल टू क्यू डी टी, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर वो कर लेंगे अपन समेशन, तो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों साइड में इंटीग्रेशन करके, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब आई की जगह जो वैल्यू है इसमें कितने दे रखा है, 3t², उसको पुट कर दो, इंटीग्रेशन 3t² अपॉन डी टी, मतलब डॉट डी टी इक्वल टू क्यू, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 3 रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और t² को क्या हो जाता है इसका, 3t क्यू अपॉन 3 इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब t की वैल्यू कितनी से कितनी रेंज में, 1 से 2 है, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 2 कितना है, 2 का क्यू माइनस, हमेशा अपर से जो साइड से ना लोअर साइड लेते हैं, तो 2 क्यू -1 क्या क्यू, तो 8 -1 कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर, 7 कूलाम। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 7 कूलाम। अब नेक्स्ट समरी देख लेते हैं इसकी, ठीक है, इसकी समरी क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एसआई यूनिट क्या है, मतलब करंट की एम्पियर है, इसको कूलाम अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यू अपॉन टी होता है। आई को कैसे और लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है इसके, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी या आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर इसको चार्ज के फॉर्म में लिखने हैं तो चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी, अगर जब कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कांस्टेंट नियर कोई एक रेंज के फॉर्म में है तो किस लिखेंगे, t0 से t1 तक कोई भी रेंज होगी वहाँ से आई डी टी इंटीग्रेशन फॉर्म में, ठीक है। नेगेटिव साइन बिफोर ए करंट, अगर कोई भी करंट के आगे अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो वो क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट को, वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्टेज किन किन चीज़ से ड्राइव हो रहा है, या वोल्टेज क्या है, वो सब चीज़ें इस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे।
अब इसमें देखो पहले क्या बोला है, वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज said to be done if the force is applied on a body and move the body in the direction of force। जिस डायरेक्शन फोर्स है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, कवर सम डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? वर्क। W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। एस क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जितना वो डिस्प्लेस करिए, एफ फोर्स है और W वर्क है। देखो सिंपल फॉर्म ये है कि हमारे पास एक बॉक्स धरा हुआ है, ये क्या है? बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स में ये फ्लोर पे ऊपर बॉक्स रखा है, एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है उसमें, ठीक है। तो इसका ये उधर से फोर्स लग रहा है, तो इसके अंदर कोई घर्षण बल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये यहाँ पे टिका हुआ है। जब आदमी इसको फोर्स देगा तो वो जिस डायरेक्शन हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारा बॉक्स उस डायरेक्शन में कहाँ करेगा? मूव करेगा। तो ये बॉक्स यहाँ से जब आपने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो हमने फोर्स की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक मूव करा है। तो कितना कुछ डिस्टेंस इसने मेजर किया है, तो डिस्टेंस को बोल रहे हैं एस, ठीक है। और ये क्या है? फोर्स। तो अगर हमारा ये फोर्स लगाने पे कुछ डिस्प्लेस हुआ है, हमारा कोई भी बॉक्स है, जो भी अपन पास कुछ ले रहे हैं उसका बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क हुआ है। तो मतलब उसको क्या लिखेंगे? एफ मल्टीप्लाई एस। एफ फोर्स है और इतना डिस्टेंस है, इसको क्या बोल रहे हैं? वर्क। अब हमारा कोई भी बॉल है, ठीक है। अगर हम बॉल पे बॉल के ऊपर बहुत फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बट बॉल जहाँ पे है उसके कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वो जैसे ये बॉल है और बॉल पे हमने फोर्स लगाया, बट बॉल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, बॉल अपनी जगह पे ही है। तो ये तो फोर्स है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ पे 0 है। तो एफ मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू एफ। तो वर्क कितना हो रहा है? यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें क्लियर हो रहा है कि कोई भी अगर बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो उसमें कोई वर्क नहीं बोलेंगे। यानी फोर्स हम कितना भी लगा रहे हैं बट उसका कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। बट हमारी बॉडी उसको फोर्स लगाने पर एक कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई वहाँ पे काम हुआ है या वर्क हुआ है, ओके। अब इसकी यूनिट देखते हैं। W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। वर्क को किस में फॉर्म, किस वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको किस में फॉर्म लिखते हैं? मीटर में या सेंटीमीटर में, ओके। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा अगर डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर जो अपने क्वेश्चन बनेंगे ना RRB JEE SSC JEE छोटे छोटे, कि उसमें बोलेंगे ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? तो वो है जूल, ठीक है। और अगर इसको हम किसी मतलब और फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो वर्क इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। एफ क्या है? न्यूटन, और एस क्या है? मीटर। तो न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ओके। तो अगर डायरेक्ट अगर न्यूटन मीटर दे दिया तो भी हम समझ जाएंगे कि ये वर्क है, और अगर 1 जूल दिया है या जूल दिया सिंबल, तो वो क्या है? हमारे पास किसकी क्या चीज़ दे रखी है? हमें वर्क दे रखा है, ओके। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या है? इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज। जैसे कि हमारे पास कोई भी बॉक्स था, जैसे कोई बॉडी थी, उसको मूवमेंट कराने के लिए हमने कोई फोर्स दिया था, जिससे वो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई, और जिससे हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क हुआ है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये एफ मल्टीप्लाई एस हुआ है, ठीक है, वर्क हुआ है, जो जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी यूनिट। अब सेम ऐसे ही अगर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा है? वो एक चार्ज क्यू, ठीक है, कोई भी चार्ज रखा है, चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया। इट इज़ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज और करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। तो ये यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, और हमको इस चार्ज को भेजना है इस लाइन पे, इस वाले टर्मिनल पे, ठीक है। इस टर्मिनल पे तो ये चार्ज है, बट इस टर्मिनल पे हम भेजना है। बट ये थोड़ी है कि बिना इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे ही हम कोई सप्लाई दे रहे हैं, जैसे करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो मतलब वो एक एक्सटर्नल क्या है? फोर्स जो हमारे पास चार्ज पे लगा रहे हैं, वो करंट या जो भी लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो सिंपल ये चीज़ बोल रहे हैं। इट इज़ प्रोवाइड बाय सेल ए बैटरी, एंड इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। ईएमएफ को ही वोल्ट बोलते हैं। जो वोल्ट की वजह से ही हमारा जो चार्ज वगैरह होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। जैसे कि इसको दूसरी और भी डेफिनेशन होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट या 2 टर्मिनल इज ऑल्सो कॉल्ड द वोल्टेज। या दूसरे बोलते हैं किसी चार्ज को एक वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज, ठीक है। तो यही वोल्टेज है, ये ईएमएफ, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है वोल्टेज की? वोल्ट, ठीक है। इसको बी से डिनोट करते हैं। और ये किस में होता है? सेल में और बैटरी में, किसी इन चीज़ों में ये प्रोवाइडेड होता है। किसमें? सेल और बैटरी में, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका फैक्ट क्या है? सेम चीज़ इसमें बोला है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 1 एम्पियर ऑफ करंट। हमारा 1 एम्पियर करंट हम दे रहे हैं बैटरी में, सेल से, बट उसको सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है? तो फोर्स रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 1 एम्पियर ऑफ करंट या 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इस 1 सेकेंड में क्या कर रहा है? वोल्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपने पास
1 एम्पियर करंट को अपने पास जो एक कूलम भेज रहा है तो इसमें कितना मतलब कितना डिफरेंस जो कितने टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या है, वोल्टेज है। ओके, तो डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्यू, इसको ये लिखेंगे कि अपने पास जो वर्क है, वर्क किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, चार्ज के रेस्पेक्ट में, मतलब इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने का काम। ओके, अब इसकी कोई और डेफिनेशन है उनको भी यहाँ डिस्कस करते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें मतलब एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे नेटवर्क में ना उसमें हर जगह ये काम आएंगे सारे पॉइंट, और डायरेक्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे कोई हमें डेफिनेशन नहीं बताएगा। अब देखो, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये बोल रहा है कि वर्क क्या है, कि हमारा कोई चार्ज है वो कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था, उस इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए उस किसको, चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज में एक वर्क हुआ या एक फोर्स लगाया, एनर्जी लगी, उसकी वजह से वो एक इन्फिनिटी पॉइंट से कहाँ आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसको क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज। ओके, या पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। तो ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जैसे आई क्या लिखते थे, क्यू अपॉन टी, मतलब चार्ज को किसके रेस्पेक्ट में मूव करा रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, इसमें वर्क करवा रहे किसके रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वर्क की यूनिट क्या है, जूल, कूलाम की यूनिट मतलब चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। तो अगर हमारे पास इसको कैसे और भी लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलाम, किसको, वोल्टेज को, जूल अपॉन कूलाम अगर दे रखा है तो हमें डायरेक्ट समझ आना चाहिए क्या दे रखा है, हमने वोल्टेज दे रखा है। अगर वो हम हर जगह वोल्ट ही नहीं बोलेगा, वो अगर चार्ज कूलाम, जूल अपॉन कूलाम भी बोले तो समझ आना चाहिए क्या है वो, वोल्टेज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही सेम यूनिट को डिस्कस किया कि वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम है, या इसको बोलते हैं कि अगर वो चेंज ऑफ फॉर्म में है कि मतलब कोई टाइम कोई वैल्यू दे रखी है, चेंज ऑफ वर्क अपॉन चेंज ऑफ कूलाम, तो इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू फॉर्म में लिखेंगे। और अगर अपना जूल है उसको जूल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ और एस, जो न्यूटन मीटर, तो जूल को कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलाम, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी और डेफिनेशन क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब इसकी यूनिट वही एसआई यूनिट वोल्टेज है। पोलरिटी ऑफ वोल्टेज, पोलरिटी क्या है ये देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट है, यहाँ से इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी ए बी इक्वल टू बी ए टर्मिनल पॉजिटिव है, जो टर्मिनल पॉजिटिव है उसको हमेशा आगे लिखेंगे, और जो टर्मिनल नेगेटिव है उसको पीछे लिखेंगे, जैसे ए बी लिखा हुआ है। अगर इसको बी ए होता तो क्या होता कि हमारा बी टर्मिनल है ना वो पॉजिटिव होता, ए टर्मिनल क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वोल्टेज कितने टाइप का होता है, वही सेम 2 टाइप का, डीसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज में क्या, कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे पास एसी था ना ऐसे ये, और एसी में क्या साइनसॉइडल होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि 4 एम्पियर ऑफ करंट, आई कितना दे रखा है, 4 एम्पियर। ओके, 4 एम्पियर ऑफ करंट आर मेजर्ड थ्रू 24 ओम रजिस्टर, तो आर की वैल्यू दे रखी है 24 ओम, कनेक्टेड अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स, उसको किसके अक्रॉस कनेक्टर है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब एक यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे अपने पास एक आर है, और यहाँ पे करंट जा रहा है 4 एम्पियर। तो बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज बनाना, वो वोल्टेज कितना होगा, तो हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला था बी इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी देखी 4, और हमारे पास क्या बोलते हैं आर कितना देखा 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 96, तो आंसर सी। ओके, ये देख लिया। अब इसकी समरी पॉइंट है वो यहाँ डिस्कस करते हैं कि बी को कैसे, बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू डायरेक्ट, या डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, या इसको किस में लिखेंगे, देखिए डब्ल्यू को लिखेंगे तो जूल अपॉन कूलाम या न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम। ओके, इसकी पोलरिटी देखते हैं पोलरिटी का, तो बी ए बी है तो बी ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, अगर बी ए ले है तो बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि पावर। अभी इसमें सेम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में कि पावर क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखते हैं पावर, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ वर्क डन, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना मतलब वर्क डन, टाइम रेट मतलब टाइम रेट मतलब देख डी
W अपॉन डी टी या W अपॉन टी, जैसे कि चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन क्या लिखे Q अपॉन टी होता है। सेम इसमें ही कि चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें क्या हो W अपॉन टी होगा, ठीक है। इट इज़ द टाइम रेट बाय विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब और डिलीवर्ड इन अ सर्किट, मतलब जो एनर्जी है ना, मतलब वो कितने टाइम में अब्जॉर्ब और डिलीवर की जाती है किसी सर्किट में, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका सिंपल देख रहे फर्स्ट तो कि पावर इज मेजर्ड इन वॉट, पावर की मतलब जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी या डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे इन इसको और फॉर्म में देखेंगे तो चार्ज इज मेजर्ड इन वॉट में, ये अपने पास क्या है फॉर्मूला चार्ज का, कितना डब्ल्यू अपॉन टी। अब इसको हम अगर वोल्टेज और करंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऊपर और नीचे हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम जैसे ये वाले क्यू को इधर लिख लेंगे, जैसे डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख लेंगे और ऊपर वाले के नीचे टी लिख देंगे, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, चेंज ऑफ वर्क डन अप विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज, और चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है हमारे पास, करंट, ठीक है। तो हमारे बी मल्टीप्लाई टू आई क्या हो जाता है हमारे पास, पावर, ओके। और इसका पावर का अगर फॉर्मूला अगर वॉट नहीं दे रखा होता तो क्या होंगे, वोल्ट एम्पियर, ओके। ये वोल्ट एम्पियर भी क्या है हमारे पास, पावर का एक यूनिट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ डिस्कस करते हैं, देखिए सेम बी को कैसे लिखते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और आई को कैसे लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे बी टी मल्टीप्लाई कर रहा है आई टी से, मतलब चेंज वाले टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वोल्टेज और करंट, ओके। तो इसका फॉर्मूला की मतलब जो डेफिनेशन क्या दे रखी है, मतलब पावर की, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट दोनों मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ए एलिमेंट एंड करंट थ्रू ए एलिमेंट, मतलब ये अपने पास एलिमेंट है तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इसके अंदर जो बह रहा है कौन, फ्लो हो रहा है कौन, करंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, पावर आ रही है, ओके। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि यूनिट और क्या है पावर की, एसआई यूनिट इज वॉट, एसआई यूनिट क्या है पावर की, वॉट है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर बी आई की फॉर्म में लिखेंगे तो पी इक्वल टू बी आई है, तो इसको लिखेंगे एम्पियर हावर। और वोल्टेज को और कैसे लिख सकते हैं हमारे पास, जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो हमारे पास पावर होती है उसको एचपी के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 एचपी कितने यूनिट के बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर होती है। और अगर ये हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक हॉर्स पावर में दे रखा है तो कैसे लिखेंगे इसको, 735.5, ये टर्म्स है ना याद रखना, मतलब 1 एचपी क्या किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर। 1 मैट्रिक हॉर्स पावर होता है वो किसके बराबर होता है, 735.5 वॉट के बराबर होता है। अगर अपने पास इलेक्ट्रिकल की इफिशियंसी की फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट जो भी अपने पास किसी भी, जैसे ये अपने पास एक एलिमेंट था, यहाँ से एक कुछ मतलब पावर गई या इनपुट गया और यहाँ से आउटपुट आया, तो इसमें कुछ तो लॉस होगा, तो आउटपुट इस लॉस होने के बाद ही यहाँ निकलेगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, ओके। अब यहाँ डिस्कस करते हैं हम कि पावर डिलीवर्ड कब, हमें कैसे समझ आएगा कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट पावर डिलीवर हो रही है या पावर ऑब्जर्व हो रही है, तो उस चीज़ को हम यहाँ देखते हैं, क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछेंगे कि तुम्हारे पास एक एलिमेंट दे देंगे, उसमें वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें पावर ऑब्जर्व हो रहा है या डिलीवर हो रहा है। देखो वैन करेंट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे ये अपने पास ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर रखा है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। वैन करेंट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट एंटर कर रहा है और लीव थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, और कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, इट इज़ द पावर डेसिपेटेड या ऑब्जर्व, पावर ऑब्जर्व बोलेंगे, इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, पावर ऑब्जर्व कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड हमारा केस होगा पावर जनरेटेड, किसको बोलेंगे, ये तो ऑब्जर्व कर रही है, मतलब कितना ऑब्जर्व कर रही है, आई इक्वल टू बी आर, जो भी अपने पास रह रहा है ना ये वाला फॉर्मूला, मतलब जैसे कि इसमें पावर जा रही है तो आई स्क्वायर आर होती है, या इसको बी स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे अगर ये रेजिस्टेंस है तो, ठीक है, पावर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो वाला, ठीक है। या इस पावर कैसे है, इसको बी और आई के फॉर्म में, बी मल्टीप्लाई आई, ओके, ये हो गया। ये तो हमारे पास किसका है, पावर डेसिपेटेड या ऑब्जर्व केस में। अब हमारा सेकंड केस है, इसमें देखते हैं कि जो हमारा करंट है ना पॉजिटिव से एंटर कर रहा होता तो हमारा होता ऑब्जर्व वाला, बट यहाँ पॉजिटिव से क्या कर रहा है, ये निकल रहा है, और नेगेटिव में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, पावर डिलीवर्ड। ये कौन सा है हमारे पास, पावर जनरेटेड या डिलीवर्ड बोलेंगे इसको,
तो ये छोटी छोटी, मगर हमारी पावर है ना नेगेटिव फॉर्म में, तो मतलब हमारी जो पावर हम किसी को डिलीवर कर रहे हैं, और पावर हमारी पॉजिटिव में, तो पावर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद, ठीक है। करंट एंटर थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज एंड लीव थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज, दिस इज द पावर जनरेटेड या डिलीवर बाय द एलिमेंट। अब ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें से 3 एम्पियर की जो वो ये वोल्ट है, और इसमें 3 एम्पियर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है, तो क्या है ये डिलीवर कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ये क्या कर रही है, पॉजिटिव से एंटर कर रही है। अगर उल्टा कर देंगे इसको, तो पॉजिटिव से एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल, तो एंटर कर रही है पॉजिटिव से, तो ये भी पावर को ऑब्जर्व कर रही है। ओके, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, पावर ऑब्जर्व के। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में हमारी जो पावर है मतलब करंट है वो कहाँ से एंटर कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल से। करंट कहाँ से एंटर कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो पावर हमारी क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है। पावर ऑब्जर्व हमेशा अपोजिट होती है किसके, पावर डिलीवर के, ठीक है। तो पावर ऑब्जर्व इक्वल टू माइनस पावर डिलीवर्ड। ओके, ये दे दिया। टोटल पावर कैसे लगते हैं, जितने भी पावर हमारी होगी उनको निकाल लेंगे और उनको सबको ऐड करके हमारे पास टोटल पावर हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि 1 वॉट इज इक्वल टू, 1 वॉट किसके इक्वल होगा, जैसे कि P इक्वल टू BI होता है, तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया। इसको दूसरा फॉर्म होता है वॉट, जो इसने क्वेश्चन में खुद दे रखा है। अब दूसरा देखते हैं कि हमारे पास जो अपने पास वोल्टेज है उसको कैसे लिख सकते हैं, DW अपॉन DQ, तो इसको कैसे लिखेंगे, जूल अपॉन कूलाम मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारे पास I, तो I को क्या लिखते हैं, Q अपॉन T, ठीक है। तो ये बताएगा कूलाम अपॉन टाइम, टाइम को सेकंड लगे, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, जूल अपॉन सेकंड, तो 1 जूल पर सेकंड इसका आंसर होगा। इसको फॉर्म मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी इसका जो फॉर्मूला है उससे ड्राइव करके ये अपना फॉर्मूला इसका यूनिट निकली है। ओके, अपने पास पावर को कैसे लिखते हैं, W अपॉन T डायरेक्ट, W को क्या लिखेंगे, जूल, और टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज SI यूनिट। व्हाट किसकी SI यूनिट है, पावर की, करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, और ये 2018 क्वेश्चन में आया SSC JEE में। तो ये क्वेश्चन किसकी यूनिट है, ये पावर की। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, इसमें एनर्जी की वही सेम चीज़, अब तक पावर की और वोल्ट और करंट चार्ज की डिस्कस किया, सेम यहाँ पे एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि एनर्जी क्या है। इट इज़ द वर्क डन और एनर्जी डिलीवर्ड इन मेंटेनिंग द करंट फ्लो वन। इसमें क्या बोला है कि इट इज़ वर्क डन और या एनर्जी डिलीवर, कोई भी अपने पास एक एलिमेंट है, इसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें वर्क डन या एनर्जी डिलीवर्ड इन मेंटेनिंग द करंट फ्रॉम, ये अपने पास एक चार्ज होगा यहाँ पे, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल तक भेजना है, ठीक है। तो मेंटेनिंग द करंट फ्रॉम वन टर्मिनल, करंट को यहाँ से मेंटेन करना वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। मतलब हमारा जो करंट फ्लो कर रहे हैं ना, तो उसको यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स जो करंट है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है या उसको वर्क करने का काम कर रहा है, वो कौन करता है, एनर्जी, मतलब पावर के ऊपर, ठीक है। पावर क्या हो रही है हमारे पास, W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, वो डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे करंट को डिस्प्लेस करने वाला काम कौन कर रहा है, एनर्जी कर रही है। ओके, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हमारे घरों में जो कंज्यूम होती है, जैसे कि हमारा पास चार्ज करंट होता है, उसको वन टर्मिनल मतलब हमारे मतलब जो भी जहाँ से भी हम सप्लाई ले रहे हैं वहाँ से हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं वहाँ तक उनको पहुँचाना एक डेफिनेट टाइम के लिए, जितना हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो डेफिनेट टाइम के लिए उसको ऑन करना, तो वहाँ तक हमारा अप्लाइंस वगैरह होते हैं ना, वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, इसको और कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं हम E इक्वल टू PT। इसका दूसरा फॉर्म जो डेफिनेशन वो है कि एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू परफॉर्म ए वर्क। एनर्जी क्या है, किसी वर्क को परफॉर्म करने का एक क्या एबिलिटी या योग्यता है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं E क्या है, P मल्टीप्लाई T, मतलब पावर भेज रहे कितने कब तक, टाइम के, कोई भी टाइम दे रखा है 2 आवर, तो पावर जा रही है, जैसे 5 वोट है, कितने टाइम के लिए जा रही है, 2 आवर के लिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर को फॉर्मूला होता है BI और ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो पावर को कैसे लगता है, वॉट है, टाइम को सेकेंड, वोल्ट को वोल्ट और एम्पियर को I को एम्पियर। ओके, दूसरा हम जो हमारे घरों में एनर्जी होती है पूरे मंथ की, हम वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उनको इंटीग्रेट करने, पावर को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके साथ में, टाइम के साथ में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P/dt इंटीग्रेशन, या दोनों को P का फॉर्मूला क्या आता है, VIT, BT और IT, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो सेम ये से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ
कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर, ठीक है। एंड 9.81 जूल किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर। ये चीज़ अगर डायरेक्ट हमें पूछ ली तो 1 जूल की यूनिट पूछे कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, तो ये वैल्यू है ना वो याद करने की है। 9.81 की बोल रहे तो 1 kg मीटर है। वॉट सेकेंड, वॉट आवर, जैसे वॉट किसकी पावर की, वॉट सेकेंड, इसको मतलब सेकेंड मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, या वॉट आवर मतलब घंटे के फॉर्म में, या किलो वॉट आवर टू मेजर लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी। किलो वॉट आवर क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है, या एक यूनिट का जो एक यूनिट होती है ना हमारी एनर्जी की, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। और 1000 वाट को कैसे लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर, ओके। कि एक घंटे में इतने मतलब वॉट हमारे जो भी हमारे एपरेटस है, अप्लायंस वगैरह है, वो यूज कर रहे हैं, हम इतनी सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी को, ओके, एक घंटे के रेस्पेक्ट में। अभी छोटी छोटी टर्म, अब यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT, बोट यूनिट, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो तुम्हें डायरेक्ट अब याद रखेंगे। 1 वॉट ये किसके इक्वल है, 1 किलो वॉट आवर के रेस्पेक्ट में। मतलब ये कि 1000 वॉट फ्लो हो रहा है या एनर्जी जा रही है किसके रेस्पेक्ट में, एक घंटे में। एक घंटे में कितनी एनर्जी जा रही है, 1000 वॉट, या इसको किलो वॉट के आवर में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 किलो वॉट आवर में, ठीक है। 1 वॉट सेकेंड कितना होता है, 1 जूल, ठीक है। 1 वॉट आवर सेकेंड में है तो 1 जूल होगा, और अगर इसको हावर में बोलेंगे तो 1 वॉट ही था। इसको जूल को मतलब हावर को कैसे रख सकते हैं, मिनट में, मिनट को कैसे रखें, सेकंड में, हमें सेकंड में देखना है। तो यहाँ से मिनट में जा रहा है तो 60 हो गया, यहाँ से सेकंड में जा रहा है तो 60 हो गया, तो 60 तो ये हो गया जूल में। तो 1 वॉट आवर कितना लग जाए, 3600 जूल, ओके। तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू क्या होगा, 3600 मल्टीप्लाई 10⁻3, मतलब इसमें ये तो हमारे पास 1 वॉट आवर था, 1 वॉट आवर ये वाला, और इसमें क्लो दे रखा है, तो क्लो को कैसे लिखेंगे, कैसे 10⁻3, ठीक है। तो 10⁻3, तो इसको कैसे लिखते हैं जूल में, 3.6 10⁻6 जूल। 1 किलो वॉट आवर को अगर जूल में लिखना है, या डायरेक्ट हमें पूछते भी है कि कोई यूनिट हमें जूल में दे रखी है और उसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास ये वैल्यू है, इससे हम कर सकते हैं ये चीज़ों को। तो कितने इनको याद रखना, उनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है हमारे पास, बट हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। कि 1 किलो वॉट आवर को अगर जूल में करना है तो कैसे करेंगे, 3.6 10⁻6 जूल, ओके। और अपन ने कैसे ये चीज़ करी है वो देख लिया। देखिए जिस सेकंड फॉर्म में तो जूल, डायरेक्ट हावर में जा रहा है तो ये हावर किस में जाएगा, मिनट में, मिनट सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 वॉट आवर को कैसे लिख रहे हैं, 3600 जूल। और यहाँ पे क्या है, 1 वॉट आवर कितना है, 36, और क्लो दे रखा है तो क्लो को 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 वॉट इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 3.6 10⁻6 जूल, ओके। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट के बराबर। अगर हमारे पास हम इस चीज़ को मतलब किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसको किलो वॉट आवर कन्वर्ट करेंगे तो कितना है, जैसे कि 1 किलो वॉट आवर, ठीक है, इक्वल टू 1000, जो 1000 कौन सा है, किलो में है तो 1000 अपॉन 746 HP हावर, ठीक है, पर हावर में। तो इसको अगर किलो वॉट आवर में लिखेंगे तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.34 हॉर्स पावर HP, ठीक है, हॉर्स पावर हावर, ठीक है, ये चीज़ इसकी यूनिट है। नेक्स्ट ऐसे मैट्रिक टन में वही 1000 अपॉन 735.55, तो इसका इक्वल कितना आ जाएगा, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू हॉर्स पावर में लिखेंगे तो इसको 1.35 HP हॉर्स मतलब पर हावर में, ठीक है। अब और कंडीशन देखते हैं इसकी कि लॉ क्या है एनर्जी का, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। कभी एनर्जी है ना वो ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये कैसे होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो टोटल पावर ऑब्जॉर्व इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर, जितनी पावर ऑब्जर्व करी है हमने उतना ही हमें क्या होगी, पावर डिलीवर होगी। तो समेशन कितना होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समेशन कितना होगा, 0। तो इसका समेशन कितना है, 0, ओके। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ हम देखेंगे। अब तक हमें फॉर्मूला वो सब चीज़ देख लिए। तो एनर्जी यूज बाय 1.5 किलो वॉट हीटर इन 5 सेकेंड में, और हम जूल में सेकेंड में लेते हैं, 5 मिनट है ये, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में करेंगे तो कितना कैसे कर सकते हैं, 5 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये देखिए पावर मतलब वॉट, ठीक है, पावर, ठीक है। तो P × T इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एनर्जी। तो P कितना दे रखा है, 1.5 10⁻3 मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 5 × 60, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, हमारे पे जूल मतलब एनर्जी आ जाएगी। तो ये
एक इधर चल जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा अपने पास 20 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 45 और ये और 1 2 3 0, तो इसका आंसर ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 100 वॉट लाइट बल्ब, जो हमारे बल्ब ले रहे हैं ना वो कौन सा येलो वाला बल्ब ले जो 100 वॉट का है, टर्न ऑन फॉर 8 आवर, वो कितने घंटे चल रहा है 8 घंटे। तो हमने कितनी एनर्जी जो है ना वो यूज कर ली है, तो P मल्टीप्लाई T इक्वल टू एनर्जी होती है। P कितना है 100 वॉट और हावर कितना है 8, ठीक है। तो ये वॉट हावर ही है, तो कितना हो जाएगा 800 वॉट हावर। अगर इसको किलो में करने तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 वाट में तो वही होता है 1000, तो इससे कैंसिल ये कैंसिल हो गया, तो 0.8 किलो वॉट हावर, इसका आंसर आ जाएगा बी। से इसका आंसर देखिए यहाँ पे देख लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, न्यूटन, कूलम और हेनरी, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने पास जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। कूलम किसका होता है? चार्ज का। हेनरी किसकी होती है? इंडक्टेंस। जो अभी देखा नहीं है अपन ने, देखेंगे आगे। अब है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। 1 न्यूटन मीटर किसको बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर क्या होता है? देखिए कि अपन पास W है, फोर्स लगा रहे हैं और कुछ डिस्प्लेस जा रहा है, तो ये न्यूटन हो गया और ये कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको मीटर बोलेंगे। तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट है? जूल। जूल मतलब वर्क, मतलब वही अपने एनर्जी, तो इतना होता है 1 जूल के बराबर का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये यहाँ पे फॉर्मूला देखे 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज 1 जूल, W इक्वल टू F इंटू डी, और ये अपने डी का डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये दे लिए यहाँ पे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर की आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को और PDF को डाउनलोड कर सकते हो।